नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 मई 2012 को दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज गुजरात जहां पर भी है, जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके लिए मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहनों ने सपने देखे हैं, सपने बोए हैं और उन सपनों को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की है और उसी के कारण आज गुजरात की चारों तरफ चर्चा है। भाइयों बहनों, आप गुजराती हो या न हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक विश्व में जहां भी गया है, इन दिनों बड़े गर्व के साथ गुजरात की चर्चा करता है, लोगों को गर्व के साथ गुजरात की बातें बताता है और विश्व के सभी समुदाय गुजरात के संबंध में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश की एक पहचान बन गई कि भाई अब हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता है। एक माहौल बन गया कि चलो यार, दुनिया के किसी और देश में चले जाएं और वहीं अपना भाग्य आजमा दें। यहां अपना कोई भविष्य नहीं है। यही सोच करीब 60 से बहुत व्यापक रूप से फैल गई और निराश होना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद विश्व के जो देश आजाद हुए, उन देशों ने जिस प्रकार से तरक्की की, प्रगति की, और हम पिछड़ते ही चले गए। और इसके कारण किसी के मन में भीतर में निराशा का माहौल आना बड़ा स्वाभाविक था। भाइयों बहनों, देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि कहीं से तो कुछ हो। कभी कभी एक अच्छी चीज भी पूरे माहौल को बदल देती है। अंधेरा कितना घना क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी सी सूरज की किरण भी वो अंधेरे को छटा करके एक नई आशा को जन्म देती है। भाइयों बहनों, जब मैंने गुजरात का दायित्व संभाला, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से, गुजरात की जनता के भरपूर प्रेम से, लंबे कालखंड तक मुझे इस भूमि की सेवा करने का अवसर मिला है। 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा का अवसर मिला है। लेकिन हम गुजरात के लोग न सीमित सोचते हैं, न अपने नीच के स्वार्थ की ही चर्चा करते हैं। जब गुजरात का दायित्व हमें मिला तो हमारा पहला मंत्र रहा, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम गुजरात में वो करेंगे जिससे हिंदुस्तान को लाभ हो, जिसके कारण हिंदुस्तान के भाग्य बदलने की प्रक्रिया में सब लोग जुटे हैं। गुजरात अपना अधिकतम कंट्रीब्यूशन करे, उस मिजाज से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के नाते अगर कुछ गलत होता है, बुरा होता है, तो स्वाभाविक आलोचना मुख्यमंत्री की होती है। उसी प्रकार से कुछ अच्छा होता है तो उसकी क्रेडिट भी मुख्यमंत्री को दी जाती है। लेकिन भाइयों बहनों, आज गुजरात जहां भी है, जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरा गुजरात, मेरे 6 करोड़ गुजराती भाई बहनों ने सपने देखे हैं, सपने बोए हैं और उन सपनों को संवारने के लिए दिन रात परिश्रम किया है। और उसी के कारण आज गुजरात की चारों तरफ चर्चा है। मैं आज गुजरात दिवस के अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं गुजरात दिवस की बात करता हूं तब इंदु चाचा को कौन भूल सकता है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को कौन भूल सकता है। और जब हिंदुस्तान का आजादी का जंग हुआ, और उस आजादी के जंग की 2 मुख्य धाराएं थी, एक था स्वातंत्र युद्ध का अहिंसक आंदोलन और दूसरा था
क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष। और भाइयों बहनों, ये गर्व के साथ मुझे कहना होगा कि इन दोनों धाराओं का नेतृत्व गुजरात ने किया था। अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने किया था, तो सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, सरदार श्री राणा, ऐसे क्रांति की दुनिया से साथ जुड़े हुए लोग महापुरुषों ने किया था, जिन्होंने सावरकर को प्रेरणा दी थी, जिन्होंने लाला हरदयाल को प्रेरणा दी थी, जिन्होंने भगत सिंह के साथ नाता जोड़ा था। ये सारे गुजरात के लोग थे। भाइयों बहनों, गुजरात ने हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा है। हम संकुचित सोच नहीं सकते। और गुजराती एक ग्लोबल कम्युनिटी है, और ग्लोबल कम्युनिटी होने के कारण विश्व की हर परंपराओं को, विचारों को, स्वभाव को अपने में समाना, उसको पचाना एक गुजरात की अपनी विशेष ताकत है। वो जहां जाता है वहां उन सब के साथ मिलजुल करके किसी को भी कोई कष्ट न हो, उस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है। और इसके लिए गुजराती सर्वप्रिय बन जाता है, भारतीय सर्वप्रिय बन जाता है। आपने भी अमेरिका हो या कनाडा हो, उसी प्रकार से मान सम्मान के साथ अपने जीवन को बनाया है। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे सब मित्रों ने पिछले कई महीनों से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जहमत की है। मैं भली भांति परिचित हूं, लेकिन जब मैं वहां आपके बीच में आ रहा हूं तो कई मित्रों ने मुझे चिट्ठियां लिखी है, कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, गुजरात के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा प्रकट की है। कुछ मित्रों ने सुझाव भी दिए हैं। मित्रों, आप सबके पत्र पढ़ करके मुझे इतना आनंद आ रहा था कि आप वहां बैठे बैठे भी गुजरात की कितनी बारीक बारीक चीजों को जानते हैं। आपके मन में कुछ जो झूठ चल रहा है, उस झूठ के प्रति कितना गुस्सा है, ये भी आपके खत में मुझे नजर आ रहा है। ये आपके पत्रों से मैं आपके प्रेम की अनुभूति कर रहा हूं। आपके पत्रों से, आपके सवालों से, आपकी जिज्ञासा से मेरे मन में एक ऐसा भाव जग रहा है कि हजारों मील क्यों न हो मेरे भाई, लेकिन उनके दिल में गुजरात का कुछ भी बुरा सहने की तैयारी नहीं है। गुजरात के लिए कुछ बुरा बोले तो उसको झेलने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं मानता हूं ये मिजाज जो है, वो मिजाज कभी न कभी रंग लाएगा। आपका ये मिजाज कभी बेकार नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात ने अपनी विकास की जो यात्रा बनाई है, इससे एक बात पक्की हो गई है कि हिंदुस्तान, यही संविधान, यही कानून, यही नियम, यही व्यवस्थाएं, उसके बावजूद भी हम भारत को बहुत महान बना सकते हैं। और गुजरात उसका एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा एग्जाम्पल है। जिस समय हम गुजरात के कार्यभार को संभाला था 2001 में, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था 6,700 करोड़ रुपीस। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 7,000 करोड़ रुपयों के घाटे के साथ हम अपने कार्य को प्रारंभ करें और आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन जाए। और आपको जानकर के खुशी होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर टैक्स के संबंध में बड़ी चर्चाएं करने का स्वाभाविक स्वभाव होता है। अगर वहां की सरकार 1 सेंट भी टैक्स इधर उधर करे तो पूरे अमेरिका में चर्चा हो जाती है। भाइयों बहनों, मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में एक नए पैसे का टैक्स किसी भी क्षेत्र में गुजरात ने बढ़ाया नहीं है। कोई नया टैक्स नहीं डाला है। यही पुराने जो टैक्स रेट थे उसी से हमने सरकार चलाई, लेकिन खर्च कम किए, कटौतियां की, व्यवस्थाओं में एफिशिएंसी लाए, और उसके कारण आज हम रेवेन्यू सरप्लस बन गए। भाइयों बहनों, जब हमने प्रारंभ किया था काम, आप जानते हैं गुजरात किस हालत से गुजर रहा था। 2001 का भयंकर भूकंप था। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। दुनिया ने मान लिया था कि इतने भयंकर भूकंप के बाद गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। उसके पहले हम अकाल को झेल रहे थे। उसके पहले हमने
साइक्लोन को देखा था, तबाही के बाद तबाही, तबाही के बाद तबाही, उस मंजर से हम गुजर रहे थे। और ऐसी कठिन परिस्थिति में जब आप लोगों ने मुझे दायित्व दिया, भाइयों बहनों, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि गुजरात के लोगों के परिश्रम के कारण हम इन सारे संकटों को पार कर करके आज नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और हमने गुजरात के विकास को एक बैलेंस ग्रोथ, 3 प्रमुख पिलर के ऊपर गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हम न ही सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर खप जाते हैं और न ही हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बातें करते रहते हैं। भाइयों बहनों, हमने 3 पिलर पर बड़े बैलेंस के साथ गुजरात की विकास यात्रा के मॉडल को खड़ा किया है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तीसरा है सर्विस सेक्टर। और हमारी ये कोशिश है कि 1/3 कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर ग्रोथ से हो, 1/3 कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हो एंड 1/3 सर्विस सेक्टर से हो। और आज मैं जब आपको 10 साल के बाद हिसाब दे रहा हूं, आप अमेरिका में भले बैठे हो, आप कनाडा में भले बैठे हो सकता है आपका पासपोर्ट का रंग बदल गया हो, लेकिन खून का रंग बदल नहीं सकता है भाइयों। और जब खून का रंग बदल नहीं सकता है तो आप इतने दूर रहे हैं तो भी एक गुजरात के नागरिक के नाते मुझे मेरा हिसाब आपको भी देना चाहिए। वोट देने वालों को हिसाब देना चाहिए, ऐसा नहीं, किसी भी नागरिक को मुझे अपना हिसाब देना चाहिए। और आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब दे रहा हूं कि भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% से आगे नहीं बढ़ रहा है। 4% करने के लिए भारत सरकार पिछले 1 दशक से बातें कर रही है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। उनके पास गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, कृष्णा गोदावरी जैसी नदियां हैं, भाखरा नगर डैम जैसे डैम है, क्या कुछ नहीं है। मेरा गुजरात यानी हमारे पास कुछ नहीं। 12 मास बहने वाली एक सिर्फ नर्मदा मैया, तापी मैया, वरना हमारी नदियां सूखी है। बारिश के समय हमारी नदियों में पानी आता है, बाकी पानी नहीं आता है। और हमारे नसीब में क्या लिखा है भाइयों, हमारे पास रेगिस्तान है, और इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। और इसी के बीच में हमने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना था। भाइयों बहनों, देश के पास सब कुछ होने के बाद भी 3% से आगे नहीं बढ़ रहे। और मैं आज बड़े गर्व के साथ आपको हिसाब दे रहा हूं, हम 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ किया है। और दुनिया के पश्चिम के देशों के लिए भी एग्रीकल्चर क्षेत्र के इस विकास को मिरेकल माना जाता है। और भाइयों बहनों, हमने उस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है। जब हम 2001 में आए, तब गुजरात के कृषि विकास दर और उसके कारण हमारी जो आय थी एग्रीकल्चर इनकम, वो सिर्फ 14,700 करोड़ रुपए थी। भाइयों बहनों, आज हम 96,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। ये इजाफा हुआ है। और ये पैसे जाते कहां हैं? गांव में जाते हैं, किसान के घर में जाते हैं। भाइयों बहनों, लगातार आप एक झूठ हमेशा सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहेंगे होंगे, और बड़े बेबाक होकर के झूठ फैलाने वाले झूठ फैलाना छोड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं गुजरात में औद्योगिक विकास के कारण कृषि योग्य जमीन खत्म हो रही है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हमारे अर्थशास्त्र में कृषि का महात्म्य बहुत बड़ा है, और हम गांव और एग्रीकल्चर को नुकसान कर करके कुछ भी करने के पक्ष में नहीं है। गुजरात में 2001 के पहले कृषि योग्य भूमि 108 लाख हेक्टेयर थी। भाइयों बहनों, 10 साल के अंदर हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इन 10 साल के अंदर 37 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना करके हमने आज 145 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना करके रखा है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में औद्योगिक विकास भी हो और कृषि की जमीन का भी विकास हो। ऐसा मॉडल हिंदुस्तान में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये काम हमने करके दिखाया है।